हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब अड्डा पर। दोस्तों, हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की स्पेशल एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हमने यूनिट एंड फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट एंड पाइथागोरस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये अभी हमारा आज का टॉपिक वर्गमूल और पाइथागोरस और उसके कहाँ वो अप्लाई होती है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभी हमारे स्क्वायर कि जो आपका स्क्वायर है क्या होता है। स्क्वायर वर्ग को कैसे परिभाषित करते हैं अभी, किसी संख्या को जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाती है। उस संख्या का वर्ग कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं अभी इसको। मान लो 6 है कोई संख्या और उसी संख्या से इसको क्या करना है, गुणा करना है। 6 की 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 36। तो ये जो 36 है प्राप्त गुणनफल है, ये इस संख्या का क्या है अभी, वर्ग है। तो वर्ग को लिखते कैसे हैं, वर्ग को हम लिखते हैं अभी पावर 2। ये जो ऊपर है ये पावर होती है, नीचे है ये आपका मूल संख्या जिसको आधार कहते हैं हम। ये आपका हो गया अभी 36। तो ये जो है ये इसको लिखने का तरीका है, यहाँ पे a की पावर 2, यहाँ पे जो a है ये है आपका मूल या फिर हम कह देते हैं आधार, और जो ऊपर 2 दिया गया है इसको बोलते हैं अभी वर्ग यानी कि स्क्वायर। यानी कि किसी संख्या के ऊपर पावर 2 दी गई है तो उसका मतलब ये है कि उसका हमने वर्ग करना है। तो ये था अभी वर्ग। वर्ग कैसे निकालते हैं, जब उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल जो है आपका वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। नेक्स्ट अभी हमारे पास स्क्वायर रूट, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। स्क्वायर रूट क्या होता है अभी, वर्गमूल। जब किसी संख्या के दो बराबर गुणनखंड किए जाएं, दो बराबर गुणनखंड किए जाएं तो उनमें से एक गुणनखंड वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल कहलाता है। कैसे कहलाता है अभी अब देखते हैं। मान लो कोई संख्या है 25 और इसके क्या कर दिए अभी, 2 बराबर गुणनखंड कर दिए 5 और 5। एग्जाम्पल लिया हमने 25 और इसके बराबर गुणनखंड कर दिए 5 और 5। तो क्या होगा, 2 बराबर गुणनखंड कर दिए, उनमें से एक गुणनखंड यानी कि 5 क्या कहलाएगा, इसका वर्गमूल कहलाएगा। किसका कहलाएगा, 25 का। अब वर्गमूल को लिखते कैसे हैं, इसका सिंबल क्या है भी, या इसका चिन्ह जिसको कहते हैं हम, वो क्या होगा, वो होगा भी आपका इस प्रकार का निशान। ये जो निशान है ये शो करेगा इसके अंदर जो संख्या लिखी गई है उसका क्या करना है भी
वर्गमूल करना है। मान लो अभी यहाँ पे 25 का वर्गमूल किया है तो यहाँ पे लिखा होगा ये वाला सिंबल 25, तो उसका उत्तर आ जाएगा 5। इसके अलावा भी क्या होता है, ये जो वर्गमूल का निशान है ये होता है आपका ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/2, यानी कि इस 25 को हम ये लिख सकते हैं पावर 1/2, तो ये भी आपका वर्गमूल कहलाता है। यहाँ से भी ये 5 आएगा, तो ये है भी आपका वर्गमूल। अब जो वर्गमूल है वो फाइंड कैसे किया जाता है, कैसे निकालते हैं हम संख्याओं का वर्गमूल। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, कि जो स्क्वायर रूट है उसको निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं अभी वर्गमूल के लिए। सबसे पहला हम बात करते हैं गुणनखंड विधि। क्या है अभी? गुणनखंड विधि, या फिर इसको बोल देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल है, इस मेथड में होता क्या है, हमने गुणनखंड बनाने हैं, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उस संख्या के गुणनखंड कर देंगे हम। जैसे कि आपको मान लो 256 कोई संख्या है, इसका हमने निकालना है वर्गमूल, तो क्या होगा 256 के क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। क्या गुणनखंड बनेंगे इसके? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 64, 128 और 256। अब क्या करेंगे, जो गुणनखंड बने हैं उनके 2-2 के जोड़े बना देंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 जोड़े बन चुके हैं अभी। अब क्या करेंगे, इन जोड़ों में से एक एक लिख लेंगे और इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कहने का मतलब 256 का जो वर्गमूल है वो आ गया आपका 16। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से क्या है भी वर्गमूल निकाला जाता है। सबसे पहला स्टेप, कोई संख्या है उसके गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाने के बाद 2-2 के जोड़े बना देंगे। जोड़े बनाने के बाद उन जोड़ों में से एक एक संख्या को लिख लेंगे और जो एक एक संख्या लिखी है उनकी आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि की एक लिमिटेशन है, वो ये है कि ये सभी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकती। ये केवल और केवल उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकती है जिनके प्रॉपर जोड़े बनते हों, गुणनखंड बनते हों। जैसे आपका मान लो 81 है, तो 81 का हमें पता है कि 9 गुना 9, ये 1 2 बराबर जोड़े बन गए इसके, तो हमारा यहाँ पे 81 का वर्गमूल क्या आ गया अभी, 9 आ गया। तो इस प्रकार से जो गुणनखंड विधि है ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे लागू होती है जहाँ पे संख्या के गुणनखंड बन जाएं और गुणनखंड भी क्या हो, जोड़े के अंदर बने, ताकि हम आसानी से उनकी गुणा कर सकें। अदरवाइज बाकी की संख्याओं पर जो रकमें हैं जिनके गुणनखंड नहीं बनते, वहां पे गुणनखंड विधि लागू नहीं होती। उसके लिए हमें इसकी जो सेकंड विधि है उसके ऊपर जाना पड़ता है, और सेकंड विधि है अभी हमारे पास भाग विधि, डिवीजन मेथड। क्या है अभी? डिवीजन मेथड। क्या कहता है डिवीजन मेथड? जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है भी, हमें कोई संख्या दे दी जाती है और हमें उसको क्या है, उसका वर्गमूल निकालना होता है एक भाग विधि का प्रयोग करके। जो सिंपल भाग होती है उससे थोड़ी सी अलग इसके अंदर हम भाग करते हैं। कैसे करते हैं भी, मान लो एग्जांपल लेते हैं हम 4096, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि में क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे भी 4096
देखो सिंपल भाग सभी बच्चों को आती है। क्या होता है सिंपल भाग में, मान लो ये कह दिया कि जी 44 को 10 से भाग दें, क्या होगा 44 ये भाग किया हमने 10 से, 10 चौका 40, यहाँ शेषफल 4 आ गया। बट हमें पता था कि 44 को 10 से भाग देना है, बट हमें यहाँ पता नहीं है वर्गमूल निकालते टाइम कि हम इसका आगे करें क्या, कि क्या रकम ले। तो उसका एक तरीका होता है भी, सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई रकम के जोड़े बनाएंगे भी। क्या करेंगे, दी गई संख्या के जोड़े बना देंगे, पीछे की तरफ से जोड़ा स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से हमने क्या है, जो आपका 40 96 है इसका जोड़ा बना दिया 40 और 96। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमें यहाँ पे एक ऐसा अक्षर ऐसा अंक ढूंढना है जिसके उसी संख्या से गुणा करना है और वो या तो 40 आए या 40 से कम आए। अब देखो शुरुआत करते हैं, मान लो 2 से 3 से, तो अगर मान लो 3 लिखता हूं तो 3 से गुणा करूंगा 9 आएगा, ना तो वो 40 है ना 40 के नजदीक है। 4 करेंगे तो 16 आएगा, 40 से बहुत छोटा है। 5 करेंगे तो 25 आएगा, ये भी छोटा है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 7 ले लेते हैं हम, 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा, ये क्या है अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो बचा क्या 6, 6 लिखेंगे यहाँ और इस 6 की गुणा करेंगे 6 से, तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा अभी। अब ये जो 36 आया है, जैसे हम भाग में करते हैं 40 में से 36 गए 4, और इसी प्रकार यहाँ 96 है, जैसे सिंपल भाग में ऊपर से उतारते हैं हम, इसमें पूरे का पूरा जोड़ा जो है वो नीचे उतार लेंगे। और नेक्स्ट फर्दर क्या करेंगे, जो ऊपर 6 है इसका यहाँ डबल करके लिख देंगे, तो 6 का यहाँ डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, या फिर यहाँ भी हमने 6 को 6 से गुणा किया है तो इस 6 में इस 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब हमें पता है यहाँ 496 है, यहाँ 12 है, हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है और उसी की गुणा उसी से करनी है, तो या तो 496 आए या 496 से थोड़ा कम आए। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 244, जो कि बहुत छोटा है। फिर आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार जब मैं बढ़ता जाऊंगा तो मैं यहाँ देखूंगा कि जब मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 496 ही आएगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से 40 96 का जो वर्गमूल है वो आपका क्या आ गया अभी 64 आ गया। ये है भी आपका वर्गमूल निकालने का तरीका। इस प्रकार हम जो भाग विधि से हैं हम हमारे वर्गमूल निकालते हैं। चलो नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं अभी। ये कोई रकम है हमारे पास, हमने इसका क्या है वर्गमूल निकालना है। कैसे करेंगे, तरीका वही है, पीछे की तरफ से जोड़े बना लेंगे, बना लिए भी। अब देखो यहाँ पे 81 है, तो किसको किससे गुणा करें वो हमारे माइंड में होना चाहिए। वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझने लग जाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो अगर 8 से 8 की करेंगे 64 आएगा, फर्दर आगे क्या है 9 करके देख लेते हैं, 9 की 9 से, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे क्या है 81 आ जाएगा आपका। 9 की 9 से करेंगे तो 81, तो क्या होगा यहाँ से 81 में से 81 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो फिर क्या है ऊपर से हम इसको उतार लेते हैं एक जोड़ा और इधर क्या करेंगे डबल कर देंगे। इधर डबल कर दिया तो क्या आ जाएगा 18। अब देखो यहाँ सिर्फ 58 है और यहाँ 18 है, मैं अगर एक भी लिखता हूँ यहाँ पे तो ये 181 हो जाएगा। तो 181 जो है 58 से क्या है बहुत बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे ऊपर से एक जोड़ा और उतारेंगे। जब ऊपर से एक एक्स्ट्रा जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ पे क्या है एक जीरो ऊपर लगा देंगे। जैसे ही हमने जोड़ा उतारा तो एक जीरो ऊपर लगा दी। जब एक जीरो ऊपर लगाई तो वही एक जीरो यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या का हमें क्या करना है डबल करना है। और डबल तभी होगा जब 90 का 180 होगा, यानी कि जब जीरो लगाएंगे। तो फर्दर अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वही स्टेप हमारा दोहराएंगे कि मान लो अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो क्या आएगा, 4 लिखता हूँ तो क्या आएगा। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो मान के चलो 4 एकम 4, 18 चौका
72, यानी कि 57, हमें 58 चाहिए। नहीं बनेगी बात तो हम क्या है इसको छोटे पे चलते हैं। छोटा क्या है अभी 3, 3 ती है 9, 0 18 ती है 54, ठीक है अभी। तो इस प्रकार से फिर इसमें से क्या है माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया 1, 8 में से 0 गई 8, यहाँ पे आ गया अभी आपका 4, तो ये बन गया अभी आपका 481। फर्दर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दशमलव हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जो पीछे हमने सवाल किया था वो पूरा पूरा भाग जा रहा था, उसमें शेषफल कुछ नहीं बचा था, तो हमारा जो है उसका उत्तर आ गया था। लेकिन अभी क्या है, ये आगे फर्दर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा करके ऊपर से 2 जीरो का एक जोड़ा नीचे उतार लेंगे, और वही स्टेप है, इसका डबल कर दो या फिर इसमें ये 3 जोड़ दो। जोड़ देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1806 आ जाएगा अभी, ठीक है अभी 1800 क्या है 6 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ क्या लिखे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर 1 लिखता हूँ तो इधर से क्या बनेगा 18, 18 जो है 48 से काफी छोटा है। 2 लिखता हूँ तो 36, 3 लिखता हूँ तो 54, 3 लिखता हूँ 54, 48 से 54 क्या है बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। तो यहाँ पे भी 2, इस 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 18 दूना 36, वही स्टेप है। यहाँ से माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब वही स्टेप है, इसमें 2 जोड़ देते हैं अभी 18 0 64। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अभी क्या है, हमारा जो उत्तर है वो 1 दशमलव स्थान तक का आ चुका है। हमने क्या है 2 दशमलव कम से कम 2 दशमलव स्थान तक जाना है। अभी क्या है, फिर हम एक जोड़ा उतारेंगे ऊपर से। देखो वर्गमूल करते टाइम हमने हमेशा जोड़ा ही उतारना है, कभी भी सिंगल जीरो ऊपर से नहीं आएगी, जोड़ा ही लेना है हमने, तो ये इसका तरीका है। अब ये क्या होगा, अब ये हम देखेंगे कि इसको किससे गुणा करें कि ये हमारा जो है इस रकम से कम आए। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें गुणा करनी पड़ेगी भाई 6 से। जब हम 6 से इसको गुणा करेंगे तो ये रकम आएगी वो क्या है इससे छोटी आएगी, तो हम इस सवाल को यही स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमारा 2 दशमलव स्थान तक का जो है वो आ चुका है वर्गमूल। देखो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसमें सिर्फ अगर आपको तरीका पता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, उसके अलावा और कुछ नहीं बचता। तो आपने क्या है कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वर्गमूल के सवाल निकालने की, तो आप इसको अच्छे से करने लग जाओगे। प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है। प्रैक्टिस से मैं बार बार बताता हूँ कि प्रैक्टिस से आपकी गलतियां कम होंगी, और जब गलतियां कम होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल क्या आ गया अभी 903.26, ये इसका आपका वर्गमूल आ गया अभी। नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं इससे रिलेटेड हम। अभी तक जो 2 सवाल किए हैं हमने, उसमें जो हमारी संख्या थी वहां पे भी दशमलव कहीं नहीं था। अभी हम जो सवाल करेंगे उसमें दशमलव को लेंगे। ये एक कोई संख्या है, इसका हमने क्या निकालना है अभी वर्गमूल निकालना है। देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें हमने दशमलव दे दिया है। अब दशमलव वाले सवाल के लिए भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जो दशमलव से पहले की संख्याएं हैं उसके जोड़े तो आपके दाएं से बाएं तरफ, यानी कि पीछे की तरफ से, दशमलव से इधर वाली तरफ, और जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं उनकी जो आपके जोड़े बनेंगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ बनेंगे, यानी कि पीछे की तरफ हमने जोड़े इसके बनाने हैं। तो बना के देखते हैं अभी कैसे आएगा ये 358.2401, वही तरीका है हमारा। पीछे से जोड़े बना देंगे, इसके इधर से बना देंगे। अब देखो पीछे की तरफ आपके 4 अंक थे तो हमारे जोड़े कंप्लीट बन रहे हैं। अगर कहीं भी यहाँ पे 4 अंक ना हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो क्या करेंगे हम 1 0 लगा करके वहां पे जोड़ा जो है उसका कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लास्ट में आपको लिखवाऊंगा मैं क्या रूल है इसके अंदर। अब देखो दशमलव से पहले हमारे पास 3 अंक है, हमारा एक जोड़ा कंप्लीट है और एक सिंगल बच गया। सिंगल बच गया कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका 0 लगा करके आगे की तरफ जोड़ा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे है अभी 3,
3 के लिए जैसे 2 को 2 से करता हूं तो 4 आएगा, तो 2 तो हम यहाँ नहीं कर सकते, तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 1, यहाँ पे 1 ऊपर से हमने 58 उतार लिया, इसका डबल यहाँ पे 2। अब हम इसको किससे गुना करें कि ये आपका जो है 158 जो है यहाँ पे, ये इसका क्या करेंगे, सॉरी 3 में से 1 गया, यहाँ 2 बचेगा, अभी यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे इसका डबल किया हमने 2। अब मैं देखो अगर यहाँ 9 से करता हूं तो क्या आता है, करके देख लेते हैं अभी। 9 9 81, 8 18 और 8 26, तो ये क्या है 261 आएगा, जो इससे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इससे छोटा लेंगे तो यहाँ पे 8, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 8। 8 को 8 से करेंगे 64, 6 16 और 6 22, ये बिल्कुल सही है। अभी 258 से 224 जो है वो छोटा है। 8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गए 3। अब क्या करेंगे, अभी दशमलव स्टार्ट हो गई है, ऊपर भी दशमलव लगा देंगे और जोड़ा ऊपर से उतार लेंगे। अब इसका डबल कर दो या फिर यहीं पे 8 जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा 36। अब देखो भी क्या करें कि यहाँ पे 3424 से कम आए, तो क्या करा जाएगा, यहाँ पे आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 9 से करेंगे तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, 9 81, 8 9 6 54, 8 62, 6 27 और 6 33, बिल्कुल परफेक्ट है। ये 3424 से कम है, 3321। 4 में से 1 गया 3 0 1, ऊपर से क्या है, अभी क्या बच गया 01, फिर हम ऊपर से ले लेंगे। अब यहाँ पे इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 9 18 1 7 3। अब किससे गुना करें कि ये जो है आपका 10301 से कम आए, तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि अगर मैं 3 पे करता हूं तो क्या इससे आगे तो नहीं निकल जा रहा, तो फिर हम क्या उससे छोटे पे करेंगे। हमें पता है हमें यहाँ गुना किससे करनी पड़ेगी, 2 पे करनी पड़ेगी। जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 16 14 और 1 15, 9 और 1 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है 10301 से कम है। तो अगर मैं इसमें 3 से करता हूं तो ये 10301 से आगे निकल जाएगा, इसलिए हमें 2 से ही करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है, दशमलव की संख्या भी थी और उससे पहले का पार्ट भी था। इस प्रकार के सवाल को इस प्रकार जो है हल किया जाता है। तो इस प्रकार 2 दशमलव स्थान के बाद हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर हाँ पेपर के अंदर 3 दशमलव स्थान के बाद का अगर दे रखा है तो हमें उसमें क्या है आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसका आपका जो उत्तर है ये आ गया अभी 18.92। तो ये था अभी आपका स्क्वायर रूट एंड मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। इसमें हमने क्या है भी कैसे वर्गमूल निकालते हैं ये सब सीख लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर पावर। देखो वर्गमूल के अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक नोट पॉइंट है छोटा सा, कि जब हम संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव से पहले वाली संख्याओं के जोड़े पीछे की तरफ से यानी कि दाएं से बाएं की तरफ बढ़ेंगे और दशमलव के बाद वाली संख्याओं के जोड़े लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे। और साथ में अगर दशमलव के बाद संख्याएं सब नहीं है तो आपको वहां पे 0 लगा करके उनको सम संख्या बनाना पड़ेगा। मान लो 3 अंक दे रखे हैं तो एक 0 लगा के आपको 4 अंक पूरे करने पड़ेंगे। अगर 5 दे रखे हैं तो एक 0 लगा के 6 अंक पूरे करने पड़ेंगे। तो ये एक रूल है इसके अंदर जो हमें अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अभी इसके अंदर हमारा पावर। पावर क्या होती है अभी, घात, शक्ति भी बोल देते हैं इसको, कई बार हम क्या बोल देते हैं, शक्ति। क्या है अभी इसकी परिभाषा, जब किसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया जा रहा है
कितनी बार गुणा कर रहे हैं तो वह उसकी पावर कहलाता है। कैसे होता है अभी, मान लो आपके पास 5 को हमने गुणा किया यहाँ पे 5 बार, यानी कि 5 5 5 5 और 5, 5 को 5 बार गुणा किया तो ये क्या कहलाएगा कि 5 की पावर 5, यानी कि उस संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा कर रहे हैं वो उसकी क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। कोई भी एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे। 3 की पावर 3 का मतलब कि 3 जो है आपस में 3 बार गुणा में है। 7 की पावर 4 मतलब 7 जो है आपस में 4 बार गुणा में है। बिल्कुल आसान है। पावर जब संख्या आपस में कितनी बार गुणा में है वो उसकी पावर कहलाता है अभी। उसके बाद आता है अभी इसके अंदर घातांक को लेकर के कुछ नियम हैं, बिल्कुल आसान नियम है, और उसमें से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है जिसके ऊपर सवाल आना लाजमी बनता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा नियम है। तो हम करते हैं अभी घातांक के नियम, घातांक के नियम, या फिर इसको ये कह देते हैं रूल ऑफ इंडिसेस, रूल ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। इसके अंदर पहला रूल जो है वो क्या है अभी, ए की पावर m गुना ए की पावर n। क्या मतलब है इसका, दो समान आधार वाली संख्याएं जब गुणा करी जाती हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है। क्या मतलब है कि a की पावर m गुना a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। मैंने अभी क्या कहा, दो समान आधार वाली संख्याएं, समान आधार की संख्या है अभी a की पावर m, दूसरी संख्या है a की पावर n, और दोनों को जब गुणा किया जाता है तो इनकी जो पावर है वो क्या है भी जुड़ जाती है। तो उत्तर में क्या आएगा, a की पावर m प्लस n। तो एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। मान लो कि 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, a के बराबर 3 रख लिया हमने, m के बराबर 3 रख लिया, a के बराबर 3 n के बराबर 4, तो क्या उत्तर आएगा 3 की पावर 3 प्लस 4। फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 की पावर 7। तो ये है भी घातांक का पहला नियम, दो समान आधार वाली संख्याएं जब गुणा में होती हैं तो उनकी पावर जो है वो जुड़ जाती है और आधार उनका सेम रहता है, आधार में परिवर्तन नहीं होता। सेकंड है भी इसके अंदर, इसका उल्टा कर देंगे कि समान आधार वाली संख्याएं जब भाग में होती हैं तो पावर जो है वो क्या हो जाती है अभी, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है वहां पे, माइनस हो जाती है। दो समान आधार a की पावर m है, a की पावर n है, दो समान आधार वाली संख्याएं हैं, दोनों आपस में भाग में हैं। जब यहाँ पे संख्याएं भाग में होगी तो क्या होगा, जो ऊपर संख्या है उसमें से नीचे वाली संख्या माइनस हो जाएगी, पावर जो है उसकी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, 2 की पावर 7 भाग में 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा इसका, 2 की पावर 7 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। ये है भी इसका दूसरा नियम घातांक का। दूसरा नियम क्या कहता है, दो समान आधार वाली संख्याएं जब भाग में होंगी तो आधार सेम रहेगा, पावर जो है वहां पे माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। ये था भी आपका घातांक का नियम दूसरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या कहता है, जब किसी संख्या के ऊपर पावर दी जाए, जब किसी संख्या पे कोई पावर दे रखी हो, मान लो a की पावर यहाँ पे क्या है अभी m दे दिया और इस पूरे की पावर n है, पूर्ण रूप से इसको पावर दे दिया n, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आधार वही रहेगा। कैसे होगा, मान लो 5 की पावर 2 है, पूरे की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 गुना 3, यानी कि 5 की पावर 6। बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर, जब दो संख्याएं अलग अलग हो और उनके ऊपर पावर दे रखी हो 1, यानी कि a और b दो संख्याएं हैं, दोनों आपस में गुणा में हैं और पूरे के ऊपर एक पावर दे दी m, तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर m गुणा में b की पावर m।
एग्जाम्पल लेके बात करते हैं इसकी। 5.7 यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये आपस में क्या है भी यहाँ गुणा में है और पूरे की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3। ये है भी घातांक का नियम। इसके बाद नेक्स्ट जो दो नियम है वो इंपॉर्टेंट है भी। सवाल कहां से बनता है, वो यहां से बनेगा। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उत्तर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। यहीं से सवाल बनता है। ये आता कैसे है, जब आपने ये सीख लिया ये आता कहां से है, तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। कभी भी आपके एग्जाम में ये सवाल आए आप गलती नहीं करोगे। अब देखो जो 0 है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1। इसको 1 - 1 लिखो, चाहे 2 - 2 लिखो, चाहे 5 - 5 लिखो, ये 0 ही आना है। यानी कि कुछ नहीं किया हमने, 0 को लिख दिया 1 - 1। अब देखो ये हमारा जो हमने घातांक का दूसरा नियम किया था उसके अनुरूप इसकी डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई कि a की पावर 1 बटा में a की पावर 1, यानी कि दो समान आधार हैं और भाग में हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। जब इस चीज को सोल्व करूंगा तो यही आएगी, यही आएगी भी। तो मैंने इसका उल्टा कर दिया, इसको ये लिख दिया। ये लिखने के बाद क्या करूंगा, इसको इससे कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इसीलिए किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उत्तर ऑलवेज 1 आएगा। चाहे वहां 5 की पावर 0 है, चाहे वहां 50 की पावर 0 है, चाहे वहां कुछ भी दे रखा हो, चाहे 1 लाख दे रखा हो, 1 लाख की पावर 0 है तो भी उत्तर आपका 1 ही आएगा। बस यहीं पे क्वेश्चन आता है इसी में से, और यहीं बच्चे गलती करते हैं। वो सोचते हैं ऊपर पावर 0 है तो इसका उत्तर 0 आएगा, बट कभी भी नहीं होता। अगर पावर 0 है तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक घातांक का नियम और बच गया भी हमारा, बिल्कुल आसान है। क्या होता है, जब किसी संख्या की पावर 1 दे रखी हो तो वह संख्या स्वयं उसका उत्तर होती है। बहुत आसान सा है। पावर 1 दे रखी हो तो मान लो 5 की पावर 1, तो इसका उत्तर क्या है 5। ये भाई इसका लास्ट नियम है आपका घातांक के नियम। ये थे इंपॉर्टेंट नियम, वही था कि पावर किसी भी संख्या की अगर 0 होगी तो आपका उत्तर वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अभी हमारा, पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट टॉपिक बचा है अभी हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये आपके मैथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज क्या होती है, ऐसी त्रिभुज, देखो सबसे पहले तो त्रिभुज क्या होती है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, और ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण क्या हो भी, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्रायंगल कहती है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है भी, कोण सी आपका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या कहलाएगी, समकोण त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है भी इसकी, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, 3 भुजाएं हैं, इन 3 भुजाओं के क्या नाम है। देखो जो नीचे की तरफ जो आपकी बी और सी ये वाली भुजा है इसको बोलते हैं आधार या फिर बेस। जो आपकी खड़ी है लंबवत है 90 डिग्री, इसको क्या बोला जाता है, लंब, लंब या फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब। और जो तिरछी रेखा है जो ए और बी ये आपके मिल रहे हैं, इस रेखा को बोलते हैं भी कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इस भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं भी हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये यहां तक अब हमें पता चल गया
इसके बाद इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है पाइथागोरस थ्योरम की? स्टेटमेंट ये बनती है कि कर्ण का वर्ग बराबर है शेष बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के। क्या मतलब है इस लाइन का? कि कर्ण का वर्ग बराबर है, बची हुई भुजाएं कौन सी हैं आपकी? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये है अभी इसकी स्टेटमेंट और ये इसका फॉर्मूला है। स्टेटमेंट क्या है? कर्ण का वर्ग जो है आपका समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बची हुई दो भुजाएं के वर्ग के योग के बराबर है। कौन कौन सी भुजाएं बच गई? आधार और लंब। फॉर्मूले की बात करें तो ये आपका यहां से फॉर्मूला आता है। अब मान लो ये दे दिया कि आधार 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण बताओ जी क्या होगा? कर्ण बता देते हैं जी। आधार 4, 4 का स्क्वायर, लंब 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। ये है आपका कर्ण का स्क्वायर। कर्ण नहीं आया अभी हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर आया है। और जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये उस तरफ जाके वर्गमूल हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? वर्गमूल। यानी कि जब कर्ण निकालेंगे तो ये जो वर्ग यहां से हट करके उस साइड जा करके इस 25 का वर्गमूल हो जाएगा। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्या होता है आपको पता है? 5। तो यहां से जो कर्ण है वो क्या आ गया? अभी आपका 5 आ गया। इस प्रकार ये पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी हम करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। इसका हम एक दो सवाल और करते हैं कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है इसकी क्या एप्लीकेशन है? अभी इसकी एप्लीकेशन है हाइट और डिस्टेंस मेजर करने के काम आती है पाइथागोरस थ्योरम। पेपर में आपको मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो किस किस में मेजर करते हैं हम इसमें? इससे हम मेजर करते हैं हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले, डिस्टेंस के सवाल हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से सोल्व करते हैं। तो अब इसके अंदर देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशन कैसे है। मान लो एक दीवार दे दी, दीवार की लंबाई दीवार की ऊंचाई जो है वो है आपकी 12 मीटर और इसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है और एक सीढ़ी है जो सीढ़ी दीवार के नीचे से 5 मीटर की दूरी पर है। 5 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। कोई एक सीढ़ी है उसकी हमने क्या करनी है? लंबाई ज्ञात करनी। देखो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं पाइथागोरस थ्योरम आपके सवाल जो हैं हम बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले एक फिगर दिमाग में लेके आनी है कि जी ये कहना क्या चाहता है। क्या यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रही है? अगर समकोण त्रिभुज बन रही है तो हम आसानी से उसको हल कर देंगे। क्या होगा कि एक दीवार है, कितनी उसकी लंबाई है? भी ऊंचाई है 12 मीटर और उससे 5 मीटर जो दूरी पर क्या है? एक सीढ़ी है। यहां एक सीढ़ी है जो दीवार से क्या है? लगी हुई है। तो क्या करेंगे? ये सीढ़ी इस दीवार से ऐसे तिरछी लगी हुई है। घर में लगाते हैं ना हम सीढ़ी छत पे चढ़ने के लिए, तो बस वही चीज है। अब 12 मीटर जो आपकी दीवार ऊंचाई है, 5 मीटर दूरी पे सीढ़ी है। तो क्या है? ये जो सीढ़ी है आपकी इसकी हमने क्या करनी है? लंबाई बतानी है। तो क्या है? अभी सिंपल सी बात है, इसको हमने कर्ण मान लिया है। ये हमारा क्या है? कर्ण है। ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अभी आपकी कर्ण लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। क्या होगा? यहां से मान लेते हैं कि सीढ़ी जो है उसको हमने x मान लिया। तो यह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर लंब है आपका 12
प्लस 5, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या आ गया अभी 169, 169। अब क्या है देखो, ये यहाँ पे अभी तक सीडी की लंबाई नहीं आई है, क्योंकि जो कर्ण आया है वो हमें वर्ग में आया है। अब हमें क्या करना है, इस वर्ग को हटाना है। यहाँ से वर्ग को हटाएंगे तो आपका बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो क्या होगा, x बराबर वर्गमूल 169, और 169 का वर्गमूल हमें पता है क्या होता है अभी 13। इस प्रकार से आपकी जो सीडी है उसकी लंबाई आ गई 13 मीटर। ये अभी पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन, किस प्रकार से हम हाइट और डिस्टेंस निकालते हैं। एक समकोण त्रिभुज का नक्शा हमारे दिमाग में बनेगा इस प्रकार के सवालों के लिए, और फिर हम इसको अप्लाई करके बड़े आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं इससे रिलेटेड। सवाल क्या है अभी, एक पारक है, पारक की लंबाई है भी 60 मीटर और चौड़ाई है उसकी 80 मीटर। तो पारक के एक कोने से विपरीत कोने की दूरी ज्ञात करो। देखो बिल्कुल आसान सवाल है, माइंड में एक फिगर बननी चाहिए। फिगर कैसे बनेगी कि पारक है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है 60 और 80, ये दिया गया है। अभी हमारे माइंड में फिगर आ गई कि ये कोई आयताकार पारक है, 60 और 80 दे रखा है लंबाई चौड़ाई। तो क्या होगा, एक कोना ये है, दूसरा विपरीत कोना ये है। इस कोने से इस कोने की क्या है, हमें दूरी बतानी है। अब देखो जब यहां से यहां की दूरी बताएंगे तो ये क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गई, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। एक कोने से विपरीत कोने पे जाना है, यानी कि ये इसका डायगोनल निकालना है हमने, तिरछी रेखा जो है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हम इसको x मान लेते हैं। x का स्क्वायर बराबर है आपका 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रही है। लंब पता है, आधार पता है, हम फॉर्मूले में फिट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 3600 प्लस 6400। ये आ गया भी आपका x स्क्वायर बराबर 10,000। अभी तक हमारी तिरछी रेखा नहीं आई है, ये स्क्वायर में है। स्क्वायर को हटाने के लिए मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि दूसरी तरफ जाके उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। जब वर्गमूल करेंगे तब हमारा फाइनली उत्तर निकल के आएगा। तो यहाँ से जो आपका x निकल के आया है वो आया है भी 100। पारक के एक कोने से दूसरे कोने की जो विपरीत कोना है वहां की जो लंबाई है वो क्या होगी, 100 मीटर होगी। तो ये आपका 100 मीटर इस प्रकार से जो है आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके स्क्वायर रूट एंड पाइथागोरस थ्योरम जो आज हमने कर लिए। इससे रिलेटेड किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, और कुछ भी अगर पूछना है तो आप कमेंट में पूछें, हम आपको उत्तर उसमें देंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे को चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे साथ इस स्पेशल सीरीज में बने रहें। कोई भी आपका डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करें, हम आपका उसका रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी से रिलेटेड एमसीक्यू कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न जो है इससे रिलेटेड आ सकते हैं। थैंक यू।